अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है ताहिर मलिक साहब ने। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मंजर आम से गायब रहने वाली पीटीआई की क़यादत जो है अब वो सामने आने लग गई है। मौलाना साहब जो हैं वो ग्रैंड अलायंस को लेकर मुतहरिक हैं, पीटीआई ग्रैंड अलायंस को लेकर मुतहरिक है। मशवरा दे रहे हैं मौलाना साहब के नवाज शरीफ साहब, आप मान जाएँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको मैंडेट मिला वो पीटीआई है। क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना साहब का मशवरा मानेंगे या नहीं? पीटीआई और ये इत्तेहाद जो है मौलाना के साथ की क्या रंग लाने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरब अमारात का जो है वो एक दौरा किया है। तिजारत और सरमायाकारी जैसे जो दीगर शोबे हैं उस पर डिस्कशन हुई है। बैरूनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो मुतवज्जा कर पाएंगे या नहीं, इससे जो है कुछ इस्तेहकाम आएगा या नहीं, इस पर बात होगी। साथ ही साथ बात करेंगे कि आइंदा माली साल में बजट की तैयारी कर ली गई है और IMF से मुज़ाकरात करके ही शराइ जो हैं वो इस बजट में ऐड की जाएंगी। देखना ये होगा कि इससे महंगाई की शरह में कितना इजाफा होगा, कोई बेहतरी आई है क्या नहीं, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अभी जो है आज का पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा है इस्लामाबाद का, और साथ ही साथ ये भी बताते जाएं कि सियासी मौसम जो चल रहा है ग्रैंड अलायंस को लेकर मौलाना साहब का और PTI का, ये क्या रंग लाने जा रहा है, क्या चल रहा है? गर्मी तो लाहौर वाली है, यहाँ पे कोई इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं है। और वो जो गर्मी जो कह रहे हैं ना 50 सेंटीग्रेड वाली, वो मुझे लगता है पीटीआई में भी चली गई है। अच्छा, मैं जो इनसाइड थोड़ी सी पीटीआई की मिली है, वो दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। एक तो हमारे जो खान साहब हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन, उन्हें जो रऊफ़ हसन साहब के साथ ये जो ख्वाजा सरार ने किया उस पर वो बड़े सीख पाए। पहली बात, बाद मैंने सवाल आपको ही देना, मगर मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। दूसरा, जो अलीपुर गंडा साहब है वो जो मर्जी अच्छे हैं या बुरे हैं, वो KPK के वजीर आला हैं। जो हमारी ये कौंसल बनी है, जो आपको पता है जिसका काम है सरमायाकारी के लिए बाहर किसे काम करे, तो उसमें सारे आपने वज़रा को इनवाइट किया सवाए गंडापुर के। तो ये दो चीज़ों से जो मुझे इंसाइट मिली है, PT में खान साहब का वो जो टेम्परेचर जो लाहौर वाला है वो उनका भी उतना हो गया। तो उनका अब इस वक्त 1 पॉइंट उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि एहतजाज करें, सड़कों पे आए, एहतजाजी पॉलिटिक्स की तरफ पूरा जाए। अब जो आपने बात की उसके लिए जो वो काम कर रहे हैं इस वक्त, छोटी जमातें कह लें, छोटी जमातों से मुराद मैं कोई छोटा फिजिकल नहीं कह रहा, छोटे सूबों के वाले से बात करूँ। अचक सही साहब उनके साथ है, पहले ही मेगन साहब भी उनके साथ हैं। जमात इस्लामी को हाफ है, वो बाद में डिटेल में बात कर लेंगे। और इस वक्त जो सारा काम है वो मौलाना पे हो रहा है। मौलाना पे क्यों हो रहा है वो भी हम मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो वो इस वक्त एक जो रेसिपी जो खाना पकाना चाह रहे हैं उसका नाम है एंटी स्टैब्लिशमेंट। और ये अब आप फर्दर हमसे सवाल करें या राना को भी बीच में इन करें कि एंटी स्टैब्लिशमेंट की जो रेसिपी बनी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बनाई थी। वो एंटी रेसिपी एक ज़माने में गिलानी साहब ने असेंबली में भी कोई स्टेटमेंट दे दी थी, फिर नवाज शरीफ ने भी की। तो अब पता नहीं ये एक नई एंटी स्टैब्लिशमेंट रेसिपी है जिसमें मैंने बताया मजहबी जमातें और छोटे सूबों की जो जमातें हैं उनको इकट्ठा करके खान साहब चाह रहे हैं कि एक फुल फ्लैज वो फास्ट बॉलर वाला जो है ना वो एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। ये यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, ताहिर मलिक साहब साथ ही रहेगा। राना साहब, क्या समझते हैं आपको मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ़ पिघल ली है, कोई आगे मामला सेटल डाउन हो सकते हैं? नहीं, सेटल डाउन तो हो चुके हैं और कल की जो मुलाकात है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि सियासी जमातें हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तहरीक चलाती हैं। राइट, MRD हो, फिर उसके बाद जितने भी अब तक इत्तेहाद आए, लेकिन जब जमहूरियत होती है तो यही सियासी जमातें जमहूरियत के ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं। ट्रू दैट। और एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराती हैं और गिराने के बाद जब इस्टेब्लिशमेंट को मौका मिलता है पैर जमाने का तो फिर वो उनके ख़िलाफ़ शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही है। आज फजलुर रहमान साहब को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत याद आ रही है, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना। कल वो इमरान खान की हुकूमत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे, लॉन्ग मार्च किया, फिर खुद एतराफ़ किया कि मुझे उस वक्त के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने कहा कि अब आप वापस चले जाएं और 4-5 इस्तीफ़े हम आपसे वादा करते हैं कि वो आ जाएंगे हुकूमत के। राइट। तो ये एक अजीब से पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं, मुझे कहना पड़ता है बड़ी बदकिस्मती से कि जो पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप है इखलाक से आ रही, विजन से आ रही और आइडियोलॉजी से आ रही लोग हैं। कल अचकज़ई, फजलुर रहमान, ये सारे इमरान खान के ख़िलाफ़ थे
ऐसे ही ठीक है। आज ये सारे इमरान और ये सारे नवाज शरीफ के साथ थे, आज ये इमरान खान के साथ है और नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। तो कोई अखलाकी मेयार भी होता है कि नहीं? इख्लाकियात से आ रही है। कोई हमारे यहाँ कोई किसी बात पे कोई शर्म हया होती है कि नहीं होती? इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कंपेन मुहिम चलाएं, जंग करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी प्रिवेल करे। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जब डेमोक्रेसी मजबूत हो रही होती है तो आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके सब कुछ करते हैं, फिर जब इस्टेब्लिशमेंट के मजबूत हो जाती है तो आप जमहूरियत की तरफ चल पड़ते हैं। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये कौन सी साइंस है और कौन सी गेम है। आइंदा भी नहीं समझ आएगा, क्योंकि ये इस तरह के मामला तो ये हर रोज़ ही जब कोई नई पार्टी आती है उनके साथ मिल जाते हैं। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे कि पीटीआई और JUF का जो एहतजाज करने जा रहे हैं, ये तहरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं अब मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, क्या ये कामयाब हो पाएंगे? ये तहरीक उतनी मजबूत होगी? टफ टाइम मिलेगा हुकूमत को? देखिए, इसका जो बड़ा डायरेक्ट मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, अभी तक पाकिस्तान के 76 ईयर्स में जो हिस्ट्री है, एहतजाजी तहरीकें मतलब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई आसान काम नहीं है। मतलब आप समझ सकते हैं कि रियासत होती है, उसके पास पावर है, उसके पास पेशवार ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं। मेरा ख्याल है आप फ़िक्री तौर पे ज़रूर इनकलाब ला सकते हैं, आप वोटर को बदल सकते हैं, वो एक अलग बहस है। मगर इस वक्त जो वो एक पंजाबी जुबान में कहते हैं रंगदा यक्का, इस वक्त जो इस एहतजाज का जो महवर है, अगर आप गौर करें, पीटीआई एकदम मौलाना फजल रहमान के लिए बड़ा प्यार हो गया, उनसे मिलने भी गए हैं, कैसर अपना असद कैसर सब कल उनसे मिलने गए हैं। अब आपका सवाल ये बनता है कि ये मौलाना क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मौलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास एक पक्की पकाई ना एक आर्मी है। आर्मी से मुराद मैं फौज नहीं कह रहा, उनके पास मदरसे हैं, तो उनके पास एक ऐसी फैसिलिटी है कि अगर वो 15-16 बसें लेके अपने मदरसों में खड़ी कर दें और बच्चों को कि भी आज आपने सबक नहीं लेना, आज आप बसों में बैठे, हम आपको इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं, आज हम आपको कोयटा लेके जा रहे हैं, तो वो सारे बच्चे अच्छे बच्चे बन के बैठ जाएंगे। ये किसी भी एहतजाजी तहरीक में जो अफरादी कुव्वत है हमारी, जो हमारे यहाँ मेरी ज़ाती राय में खान डेफिनेटली बड़ा मकबूल है, मगर मुझे पीटीआई में वो ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आई। अगर आपने मेरी बात को मजीद उसको चैलेंज भी करें, फिर आपको याद होगा रमज़ान से पहले कहा जा रहा था कि जनाब एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, फिर फार्म 45 डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एक मूवमेंट बन रही थी, वो नहीं बनी। फिर कहा गया नहीं जी नहीं, कोई रमज़ान आ गया, ईद के बाद तो ईंट से ईंट बाज जाएगी, सड़कों पर ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं खान ने और पीटीआई ने ये रियलाइज़ किया है कि हमें एक ऑर्गेनाइज पावर की ज़रूरत है जो वाकई एक जेन्युइन स्ट्रीट पावर बन जाए। मलिक साहब, ये वजह भी तो हो सकती है ना कि खान साहब अंदर मौजूद है, इस वजह से जो है वो इतना स्ट्रांगली एक्ट नहीं कर पाते। नहीं, वो वजह आप दुरुस्त फरमा रही हैं, मगर खान के लिए जो मैंने आपको बताया ना, ये दो सिंबल्स हैं जो मुझे दोस्त जो हमारे जानने वाले हैं उन्होंने कहा इस पे खान साहब बहुत गुस्से में हैं। एक तो आपने केपीके के वजीर आला को नहीं बुलाया, तो आपका जो एक स्टेट का हिस्सा है, आप एक सूबे के किस्म के, और वो उसमें आपने इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, आपने उसके ज़राए की बात करनी है, आपने वसाइल की बात करनी है। तो खान ने इसको बड़ा सीरियस लिया, उसने कहा यार टेक्निकली तो मुझे तो तुमने रियासत से माइनस कर दिया, ज़रा अपने पॉइंट समझने की कोशिश करें। तो खान समझ रहा है इस वक्त, या पीटीआई समझ रही है कि दे आर फोर्स्ड। अब उनके पास एक ही रास्ता रह गया कि वो सड़कों पे चले जाएं। अब ये पता नहीं, एक फैक्टर में जाते जाते एक कमेंट जरूर करूंगा, एक फैक्टर है जो गर्मी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में, ये शायद एक मुजामत करे, मगर खान मेंटली तैयार है। राना साहब, क्या लगता है आपको, वो कहाँ गया है यहूदी एजेंट और डीजल और वो सारे अलकाबात जो एक दूसरे के लिए यूज़ किया करते थे माजी में, अब कहाँ गई वो सारी बातें? सियासत तो मेरा ख्याल है अब शायद इसी चीज़ का नाम है। देखिए ना, आसिफ अली जरदारी 10 साल जेल में रहे नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की वजह से, ठीक है ना, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो नवाज शरीफ उनके रूहानी ज़ाउलक के वो बने बेटे, और बल्कि मुझे तो बिलावल भुट्टो साहब का भी याद है कि उन्होंने एक दफ़ा एक तकरीब में बड़े चूँकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा है, ठीक है, उन्होंने कहा था, और पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे एक दूसरे को। नवाज शरीफ तो यहाँ तक कि ये कुत्ते नहलाने वाले और फला और ये और वो, तो मिस्टर 10%, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे। तो आज अगर वो दोनों इत्तेहाद करके बैठे हैं, हुकूमत बना सकते हैं,
तो ये कौन सा यहूदी एजेंट कहने से कोई यहूदी हो ही गया, ठीक है ना। और डीजल वीजल तो ये पुराने अलकाब हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर के चले में, ये इमरान खान ने नहीं दिए हुए। और फिर वैसे भी मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तानी सियासतदानों में कोई अखलाकियात नामी चीज़ तो होती नहीं है। ये इनके लिए इक़्तिदार, पैसा, दौलत, कारोबार, बाहर के ऑफशोर कंपनियां, लीक्स में इनके नाम, ये इनकी कुल जायदाद, कुल मतलब ये फ्यूचर है इनका। और ये इनके लिए मामूली बातें हैं। और आई एम सॉरी टू से कि ये जो थर्ड वर्ल्ड और फिर थर्ड वर्ल्ड में सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के अंदर स्पेशली पाकिस्तान, इसको डिज़ाइन ही इस तरह किया है ऊपर बैठे लोगों ने कि छोटे छोटे जहनियत के लोग जो पैसों के लिए, दौलत के लिए ज़बानें निकाल के बाहर फिर रहे हों, वो उनको मौका दिया जाए लूट मार का, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाए, अपनी मर्जी से चलाया जाए, उनको सियासतदान और लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश किया जाए, मीडिया के अंदर इस तरह के लोगों को शामिल किया जाए जो इस नैरेटिव को लेके चलें कि ये बहुत बड़ा लीडर है, ये बहुत बड़ा लीडर है, ठीक है, और उन्हें अपना हिस्सा मिलता रहे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान का ये हाल हो जो आज पाकिस्तान का हाल हुआ है, ऐसे ही माशाल्लाह हम पूरी दुनिया में भिखारी के तौर पे मशहूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें उन 5 मुल्कों में शामिल किया जो जंग के बगैर बदहाली के शिकार हो चुके हैं। राइट, ऐसे ही है। और हमें किसी को शर्म ही नहीं आ रही, हम अपनी उसी जगह खड़े हुए, हम अपनी अपनी सियासत करने के पीछे लगे हुए। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे कि पीटीआई और मौलाना फजल रहमान साहब, ये लोग दोनों के पास ही जो है वो स्ट्रीट पावर रही है हमेशा से, ये लोग एहतजाज की सियासत बिलीव करते रहे हैं, तो इस टाइम भी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आएंगे ये लोग? देखिए, अगर आज आपने उमर अपना अयूब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो आपको वहाँ से नज़र आएगी। एक चीज़ और मैं थोड़ी सी शेयर करना चाह रहा हूँ, पीटीआई में खां की एक और बड़ी सेंसिटिविटी है, कोई रिहाई हो जाए, जिस तरह परवेज इलाही की जमानत पे रिहाई हुई है, लीगल रिहाई हुई है, मैं ये कह नहीं रहा, तो जब एक तरफ से ना एक डील का फौरन हमारे यहाँ तासुर आता है, जी डील होगी, तो खां की जो पॉलिटिक्स है ना वो बड़ी कन्फ्रंटेशनिस्ट है, वो बड़ी लड़ने वाली, एक फास्ट बॉलर वाली पॉलिटिक्स है, तो वो नहीं चाह रहा। इसीलिए अगर आप देखें कल से परवेज इलाही की जमानत के बावजूद आज उमर अयूब का ये कहना कि एक इदारा जो है वो पाकिस्तान की सियासत को नुकसान पहुंचा रहा है, और मेरा हाल है हम तीनों को कम से कम पता है वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगले हफ्ते भी प्रोग्राम करना है, इशारे तक ही रहते हैं। तो पॉइंट जो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि वो हाँ तो डेफिनेटली चाह रहा है कि ऐसी एक तहरीक हो जिसमें मोहल्ला, गली, लोग, सड़कें, ट्रैफिक जाम, पूरा आप निज़ाम को हिला दें, तो वो कोई छोटी मोटी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या इस तरह की एहतजाजी तहरीक नहीं चाह रहे। यानी कि आप कह रहे हैं कि काफ़ी जो है बड़े पावर के साथ वो आएंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तहरीक चलाने वाले हैं। भैया आप नहीं ना कर सकते, आप गुजारा तो नहीं ना कर सकते। अगर आपने जिस तरह 2 साल में देखे, इससे पहले भी खां की एहतजाजी मोड़ तो बड़ा पुराना है। आपने पहले कहा जी मैं असेंबली से छोड़ने लगा हूँ, मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आपने 100 से ज्यादा आपके एमएनए छोड़ के कोई इफेक्ट नहीं आया, फिर आपने पंजाब छोड़ा, फिर आपने केपी छोड़ा, 90 के करीब है ना, ये पाकिस्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि खान ने तकरीबन 18 माह में 90 के करीब जलसे किए, 2 लॉन्ग मार्च किए, फिर उसके मुताबिक वो 100% श्योर था कि आइन के मुताबिक मुझे पंजाब में इलेक्शन मिल जाएंगे, मैं केपी के में इलेक्शन मिल जाएंगे। हाँ, जो भी कर सकता था ना पॉलिटिकली अपनी तकरीरों से, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो मैक्सिमम कर गया। अब खां के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो कॉम्प्रोमाइज करे, कॉम्प्रोमाइज की सुनने में आया कि खान साहब को कहीं से ये ऐसी ऑफर्स आ रही है, ये कोई सॉलिड बात नहीं है, मगर कहते हैं ना सम टाइम वो न्यूज़ इन दी मेकिंग होती है। इस तरह की भी खबरें हैं कि खान को खान ने ये भी कहा कि यार इस तरह से अगर को हमें ये कह दे कि ये असेंबली आप मुअत्तल करें, ख़त्म करें, हमें इलेक्शन की गारंटी दें, तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। तो एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इमरान हाफ हार्टेडली नहीं जा सकता। अगर एहतजाज पावरफुल ना हुआ और अगर रियासत के लिए प्रॉब्लम ना बना, तो खान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। राना साहब, आपको क्या लगता है खान साहब के लिए कोई राह हमवार हो रही है, कोई पसे पर्दा कोई डील, या कोई, अब देखें ना क़यादत भी सामने आने शुरू कर दी है, क़यादत ने भी। देखिए, बात डील की है ही नहीं। डील तो ये है कि आपने पिज़्ज़ा दुकान को ऑर्डर किया डील का, उसने एक डील दे दिया, आपने पैसे दे दिए। पाकिस्तान की और रियासत और मुल्क पाकिस्तान इस वक्त उसे ज़रूरत है इस बात की कि इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले हो सके। राइट, ये डील नहीं है। डील तो कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे होती है। राइट।
अगर इमरान खान इलेक्शन जीता तो उसे इलेक्शन मिलना चाहिए, हुकूमत उसकी बननी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो ये डील तो ना हुई, ये तो आप उसका हक है जो उसे लुटाएं आप। आपने फॉर्म 47 के ऊपर एक डमी हुकूमत बना के बिठा दी, राइट। और वो डमी हुकूमत के खुद अपने बंदे एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ हम डमी हैं। जिन्होंने इंतखाब कराया है वो वजीर आजम कह रहे हैं आप डमी हैं, निगरान वज़ीर आज़म, ठीक है ना। हाँ जी। तो बात ये कि हमने इस मुल्क को भी चलाना है या नहीं चलाना, इस रियासत को चलाना है या नहीं चलाना हमने, ऐसे ही है। आखिर क्या वजह है कि हम हर वो काम करते हैं जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे, हमें क्या मिल रहा है उसका, पाकिस्तानी कौम को क्या फायदा हो रहा है। आपने इलेक्शन चुरा लिया, पाकिस्तानी कौम को क्या मिला इसका, राइट। सिवाय पाकिस्तानी कौम में इस सिस्टम के खिलाफ नफरत के, और क्या मिला आपको। हाँ, वहीं के वहीं खड़े। ठीक है, आपने हकदार का हक मार लिया, ठीक है। क्या क्यों चाहते हैं आप ऐसा कि आप हकदार का हक मारें और आप ऊपर बैठे रहें, क्यों, क्या क्या स्टेक्स हैं आपके जो आप बैठे हुए। इमरान खान को छोड़ें, आप इमरान खान, आप पाकिस्तानी कौम को उनका हक दें। आप बड़े बड़ी बातें करते हैं, वोट को हक दो, वोट की इज्जत करो। आपको शर्म नहीं आ रही फॉर्म 47 के ऊपर आप बैठ के और ऐसे मेकअप करके और बड़ी तस्वीरें और 6 कैमरों के आगे खड़े होकर मसनूई मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं आप। दें कौम को हक। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है, एक मैं बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, पाकिस्तान को बचाना है तो पाकिस्तानी आवाम की इज्जत करें आप, ऐसे ही। नहीं तो आपके लीक्स में नाम आते रहेंगे और खाली सियासतदानों के नहीं आएंगे, बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे, हम हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये लोग भी उसी में आने के बाद भी तो कोई उसका असर सुख नहीं होगा, नहीं ना, नॉर्मल है उनके लिए, वो होगा नहीं ना। उसकी रीजन ये है कि जिनके नाम आ रहे हैं वही तो निजाम है, और क्या है। तो वो कैसे कुछ तब्दीली आएगी, तब्दीली तब आएगी जो अभी ये मलक ने जुमला कहा ना कि जी एक तरीका ये होता है कि इनकलाब का कि आप वोटर को बदल दें, तो वो 8 फरवरी को बदल गया, वोटर ने तो फैसला दे दिया, पाकिस्तानियों ने तो फैसला दे दिया। बूढ़ी औरतों ने झुकी हुई कमरों के साथ, लाठियों के साथ, व्हील चेयर्स के ऊपर बैठ के, कंधे के ऊपर लिटा के वो आके उन्होंने वोट दिया, ठीक है ना। बूढ़े बुजुर्गों ने लब लब के फैसलाबाद गए लोग वोट डालने के लिए, लाहौर के बैठे हुए लोग सरगोदा चले गए वोट डालने के लिए। आपने पाकिस्तान के वोटर्स को तकसीम कर दिया, फिर भी वो अपना हक इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गए। और इनकलाब क्या होता है, लेकिन अगर आप इस इनकलाब को नहीं मान रहे नहीं है तो फिर क्या, तो ना माने। लेकिन इससे रियासत को क्या फायदा हो रहा है, इस मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान को क्या फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। आप चंद लोग बैठ के अपनी मनमानियां करते रहे, कब तक करते रहेंगे। सियासत बचाने राना साहब, मलिक साहब आपकी जानिब आऊंगी। जैसे कि राना साहब भी कह रहे हैं और मौलाना साहब भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं कि आप मान लें भाई कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, अवाम ने अपना मैंडेट किसको दिया। आपको याद होगा जब इलेक्शंस थे और रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो एक विक्ट्री स्पीच की जो है वो तैयारी की गई, और उसके बाद वो तो अलग बात है कि आरटीएस बैठ गया और सारी चीज़ें हो गई और फिर फॉर्म 45-47 के मसले शुरू हो गए। तो अब मौलाना साहब जो मशवरा दे रहे हैं, नवाज शरीफ को मानेंगे वो इन फ्यूचर? देखिए, नवाज शरीफ को एक बात का पता है कि पॉपुलैरिटी जो है वो उसमें नुकसान हो रहा है डेफिनेटली। वो नून की जो एस्टीमेशन थी ना, जो लंदन में नवाज शरीफ की अंडरस्टैंडिंग थी, वो पॉपुलैरिटी नहीं है। अब मैं आपको खबर भी देता चलूँ, 28 मई को एक तो वो नवाज शरीफ आ रहा है दोबारा जी, वो योम तकबीर के वाले से ना, एटम बम का जो हमारा जिस दिन हमने किया था धमाका, तो उसमें बड़े आपको ऐलानात सुनने में मिलेंगे, बड़ी रोजी बातें, अच्छी बातें जिसको बोलते हैं। मगर एक चीज़ इस पर नवाज शरीफ ने, मैं आपको जो अंदर की खबर देने लगा हूँ, नवाज शरीफ ने बड़ा सख्ती से कहा कि यार बल्दियाती इलेक्शन का ना कोई आप मुझे असेसमेंट करें और इस पर इंतजाम, इस पर तैयारी करें। वो क्यों, और टाइम ये दिया गया कि ये नवंबर से लेके फरवरी अगले साल तक, इसके दौरान कम से कम पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन कराएं। अब आप सवाल करें कि नवाज शरीफ को क्या ये मसला आ गया। नवाज शरीफ चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से पार्टी को इंगेज करे और वो जो उनकी अपनी जो पुरानी पॉपुलैरिटी है उसको किसी तरह लेके आए। तो उसके लिए जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ को शदीद फिक्र है कि पॉपुलैरिटी का वो स्टैंडर्ड नहीं है, और ये पूरी कोशिश करेंगे कि पार्टी को दोबारा तंजीम साजी उसकी इस तरह से करें कि बल्दियाती इलेक्शन से लोगों को इन्वॉल्व करें, पार्टी को पॉपुलर करें और कुछ ना कुछ छोटी मोटी उनको रियायतें दें। अब रियायतें देने की है नहीं है कि आगे आपका टॉपिक आना है IMF का, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी उर्दू बोल लें, इंग्लिश बोल लें, लोगों का पेट खाली है, वो भरेंगे तो आप पॉपुलर होंगे।
ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। राना साहब, आपको क्या लगता है दूरअंदेशी आपकी क्या कहती है, मुल्क में दोबारा इलेक्शन होंगे? क्योंकि इस मुल्क में तो बड़ा आसान है इलेक्शन बार बार होना, आवाम के नहीं चाहे देखिए, मसले मैंने वही के तो वही अपने इसी प्रोग्राम नया दौर में 1 महीने पहले कहा था कि नए इंतखाबात होने, कोई कुछ भी कर लेना, नए इंतखाबात होने, ये इंतखाबात तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। ठीक है ना, आप अगर इस इंतखाबात के सर पे 5 साल गुजारने का कोई प्लान कर रहे हैं तो ये आपकी भूल है, ऐसा नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, नए इंतखाबात होंगे और जो मेरी असेसमेंट है बीइंग जर्नलिस्ट के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी आखिर इस जगह पे आ जाएगी कि ठीक है फिर इंतखाबात हों और गैर जानिबदाराना हो और जो जीते उसके हवाले किया जाए। उससे पहले लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी कि नवाज शरीफ साहब के गुब्बारे में पूरी तरह हवा भर दी जाए, ताकि वो इमरान खान के जिन के सामने को बड़ा सा एक थोड़ा सा जिन खड़ा हो जाए और तो को पॉपुलैरिटी की थोड़ी सी तकसीम हो जाए, कुछ थोड़ा सा वैसे को टैक्टिस के साथ ऐसा हो जाए। लेकिन इमरान खान नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। वो नए इंतखाबात या इन इंतखाबात के असल नताइज तक कोई किसी किस्म की भी किसी से भी कोई बात नहीं करेगा। ठीक, ओके। राना साहब, मलिक साहब साथ रहिएगा, ब्रेक तो चला जाता है और ब्रेक के बाद हम वापस आकर डिस्कस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूएई का दौरा किया, ये दौरा कितना फ्रूटफुल रहेगा पाकिस्तान के लिए, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अरब अमारात की। तो मलिक साहब क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया। अव्वल तो पहले तो मुबारक हो आपको कि उन्होंने कशकोल तोड़ दिया। साथ ही ये बताएं कि वो कहते हैं हम यूएई के साथ मिलकर पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने की तरफ गामज़न है। लग रहा है आपको मुस्तहकम कर पाएंगे? देखिए, कशकोल तो मेरा हाल 76 ईयर्स पाकिस्तान को बने हो गए हैं और 2,76,000 दफ़ा हमने तोड़ा है। मगर इत्तेफाक ऐसा तोड़ के जब हम जाते हैं वो खुद फिर वापस आ जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना, ये एक्चुअली पार्ट 2 है। अगर आपको याद हो, SIFC जो बनी है वो निगरान हुकूमत के दौर में बनी थी और उसमें हमारे आर्मी चीफ का भी रोल है और एक टारगेट बनाया गया था। ये एक 1 पेज, ये इमरान खान वाला मैं वर्ड यूज़ करने लगा हूँ जो वो यूज़ करते थे कि 1 पेज पे हम एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, तो ये भी 1 पेज ही है। माशाल्लाह ये एक अच्छी बात हमारे हुई है कि हमारी जो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं वो सबके साथ मिलकर काम करती हैं। तो टारगेट था $100 बिलियन का। तो आइडिया ये था कि $100 बिलियन लाया जाए, बजाय आप पाकिस्तान को माशी तौर पर इस तरह निकलेगा जब पैसा आएगा, जब सरमायाकारी होगी, उधार ना लें, सरमायाकारी करें, उससे जॉब्स होंगी, उससे खुशहाली आएगी, हम जैसे लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी, ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अब उसके लिए 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताता जाऊँ, जो आपने जो सवाल है, इसी छोटे से अरसे में जब से हमारे शहबाज शरीफ साहब आए हैं, 2 दफ़ा वो सऊदी अरब जा चुके हैं। ऐसे ही है। ये पहला उनका यूएई का ट्रिप है। और दूसरी खबर भी आपको बताता जाऊँ, जून में ही इज़ गोइंग टू चाइना। इस वक्त पाकिस्तान का जो वजीर सरमायाकारी अलीम खान है वो इस वक्त कुवैत में है। तो आपकी जो सारी इस हुकूमत का जो समझ लें शोर शराबा है या जो सेंटर पॉइंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट है। और वो इस वक्त आप स्टैब्लिशमेंट और आपकी हुकूमत, वो कौंसल जो आपने बनाई थी उसमें फ़ौज ने ये एक किस्म का ग्रीन लाइट दी थी कि ब्यूरोक्रेसी से जान छुड़ाई जाएगी, रेड टैपिज्म से जान छुड़ाई जाएगी और पाकिस्तान में पैसे आएंगे। तो आज उन्होंने $10 बिलियन की यकीन दहाई की है। मैंने बड़ी अच्छी बातें की हैं $100 बिलियन की, जो छोटी मोटी मेरी अक्ल है, जो इन्फॉर्मेशन है, अभी तक यकीन दहानी है, वादे हैं या MOU होते हैं। राना ज़्यादा इंग्लिश मेरे से उसकी बहुत अच्छी है, वो MOU क्या होता है वो आपको बता देगा। तो हम $100 बिलियन लेने जा रहे हैं और उसके बाद आप सोच ही नहीं सकती कि पाकिस्तान में हर चीज़ खूबसूरत और सोना हो जाएगी। राना साहब कहते तो ये वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। क्या लग रहा है कि ये जो कोशिश है वज़ीर-ए-आज़म साहब की सरमायाकारी लाने की पाकिस्तान में, ये फ्रूटफुल होगी? देखिए, मलिक है इस टाइम शहर हुक्मराना में, तो शहर हुक्मराना में होने का नतीजा ये है कि उसे हर चीज़ शुभ लग रही है। वो एक $100 बिलियन भी नज़र आ रहे हैं और पता नहीं कितने MOUs भी नज़र आ रहे हैं। ये अभी मेरा ख्याल है बाहर निकलेगा तो
रेड जोन की तरफ जाएगा तो दरख्तों पे इसे डॉलर लटके हुए नजर भी आ जाएंगे। अच्छा मलिक साहब बताइएगा अगर नजर आए तो हमारे अगर लिए इसे भी मिले तो ये लेके आऊंगा, अब तुम दोनों के लिए लेके आऊंगा प्लीज यहाँ पे। जरूर लेते आइए। लेकिन डॉलर कच्चे ना तोड़ के लाना, देख लेना पक्के हुए डॉलर होने चाहिए दरख्त से जो तोड़ोगे। तो अब बात ये कि पिछले मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि पिछले 2.5-3 साल से मैं ये सुन रहा हूँ कि जी सरमायाकारी भारी आ रही है और बस अब देखें ये मुआहदे वो हो रहे हैं, मुआहदे हो रहे हैं। हाँ, साइन 2 हो दफा गए हैं। अब तक मुझे बताएं 1 रुपया पाकिस्तान में आया है, 1 रुपया ऑन रिकॉर्ड के जी 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई नहीं आई हुई। MOUs हो जाएंगे, वो आनियां जानियां, वो जो एक मशहूर जुमला है कि आनियां जानियां लगी रहेंगी, सुनहरे ख्वाब। ठीक है ना, और पैसे आ रहे हैं और पैसे हो रहे हैं और पैसे मिल रहे हैं। भी मैं ये सुनते हुए को 2.5-3 साल तो मुझे हो गए, ऐसे ही है। ठीक है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब भी हम ये सुनते हैं ना कि जी बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, तभी कोई लीक्स आती है और पता चलता है कि पाकिस्तान के ताकतवरों ने तो सारी सरमायाकारी दुबई और लंदन में की हुई है, ठीक है। ये जो हम $10 बिलियन फला जगह से लाएंगे, 10 बिलियन वहां से लाएंगे, और भाई $20 बिलियन तो अभी ऑन रिकॉर्ड है जो दुबई में हमने इन्वेस्ट किए में। हम अपने पैसे बाहर लेके जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर वालों से कह रहे हैं हमारे पास आके खर्चा कर दें। तो दुनिया बेवकूफ है ऐसे ही दुनिया अंधी है, दुनिया को नजर नहीं आ रहा। और अगर इतना ही सब कुछ होता तो अब तक हो गए होते इन्वेस्टमेंट कोई। बिल्कुल ठीक बात। और एक बात याद रखिएगा, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना, वो उस मुल्क के हालात को बहुत अच्छी तरह पहले देखते हैं कि वहां पे क्या है, कितनी क्या कहते हैं इस्तेकाम है, ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा का वफद आता है और वो जिन लीडरों से मिल रहा होता है उनके मुंह पे इतनी बड़ी टेप होती है और वो कहते हैं सानू खुसरिया ने कुटे है, ठीक है। अब तो हमें ये डर लगने लग गया कि ये खुसरे नच्चन वाले ने कि कुटन वाले ने, ठीक है ना। हमें यही नहीं पता चलता कि खुसरे केड़े ने है, ठीक है। तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं आप कि अब ये मुल्क के अंदर जनाब खुसरे जिसे मर्जी फैंटे लगा देंगे, बिल्कुल ऐसे। तो फिर आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि जनाब अली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने, या शेख अब मेरे अपने अलबेख, ठीक है। आप अपने पैसे बाहर ले जाके दुबई में लगा रहे हैं, लंदन में लगा रहे हैं, सऊदी अरब में लगा रहे हैं, बांग्लादेश तक में लगा रहे हैं, इंडोनेशिया में लगा रहे हैं, दुनिया से कह रहे हैं कि इधर आके पैसे लगाएं। भाई पहले अपने पैसे वापस लाएं, अपने मुल्क में लाएं, लाके यहाँ पे लगाएं और करके फिर आपको कुछ होगा। अदरवाइज ये कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मलक मुझे पिछले 2.5 साल से 3 साल से मुझे चक्कर दे रहा है कि ये तूने शर्ट पहनी हुई है ना फटी हुई, अच्छा। अब तू ब्रांडेड शर्टें खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे नोटों की और डॉलर्स की रेल पेल होने वाली है। मुझे ये कह रहा था कि ध्यान से पैर कदम रखी, ये ना हो कि हम चल रहे हो और हमारे पैर के नीचे कोई $100 आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं राना साहब, ये मुझे भी देख के चलना पड़ेगा। मलिक साहब क्या लगता है, एक तो ये बात है जो राना साहब कह रहे हैं कि हमें अपनी पहले इन्वेस्टमेंट खुद अपने मुल्क में चाहिए, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी है मुल्क में, आगे भी जो है एहतजाज की सियासत की तरफ जा रहा है मुल्क, तो इस तरह से सरमायाकार कैसे आएंगे इन्वेस्टमेंट करने? अच्छा, इसके 2 पार्ट है। पहले पॉजिटिव पार्ट ले लेते हैं। पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, अगर आप गवादर देखें, अगर सऊदी अरब और यूएई इस वक्त जो ऑयल बेच रहे हैं सबसे ज़्यादा वो चाइना और इंडिया को बेचते हैं। और ये अच्छा, पहले तो मैं ये पाकिस्तान पे कोई एहसान नहीं करने आ रहा, मैं बात करना चाह रहा हूँ पैसे की जो दुनिया बड़ी बेरहम होती है। तो अगर पाकिस्तान गवादर में वो अपनी ऑयल की लगाते हैं रिफाइनरी, जिसका मतलब कि पुराना जो रॉ ऑयल है वो पाकिस्तान लाए, यहाँ से उसको रिफाइन करें और उसकी सप्लाई रखें। वो जल्दी से अगर पाकिस्तान सीक पैक बनता है तो गवादर से आप सीधा चाइना ले जाएं, तो वहाँ से इंडिया भी शिप से जा सकता है। तो ये जो पैसे लगाएंगे वो पाकिस्तान पे एहसान नहीं कर रहे। मैं मतलब जो मेरी अकल है, मैं बिजनेस सेंस की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए एक तवक्को ये है कि अगर सऊदी अरब $20 बिलियन तो वहाँ पे गवादर पे लगा सकता है। यूएई का भी ये इंटरेस्ट है, क्योंकि उनका जो सारा फ्यूचर है, आप सुन के शायद हैरान हो जाएंगे, $80 बिलियन का ट्रेड है यूएई और इंडिया का तेल का। तो वो पाकिस्तान की लोकेशन के लिए पैसे लगाएंगे, वहाँ पे को रहम नहीं करेंगे। ये तो मैं आपको पहला जवाब है। दूसरी, आप दोनों का जो पॉइंट है वो इतना वैलिड है, उस पर मैं बहस ही नहीं कर सकता। राणे का पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि जब आप कहीं पे बिजनेस के लिए जाते हैं, आप मिसाल के तौर पे आप लाहौर में बैठे हैं, अगर आपको कोई पेशावर में कोई पॉसिबिलिटी हो बिजनेस की, तो आप सबसे पहले अमन अमान देखेंगे,
कल हमने खुद अपने शो में कहा है कि हमारे कैपिटल में अगर इस तरह ख्वाजा साहब वो अपना ब्लेड मार के लोगों को, पॉलिटिशियनों को जख्मी करेंगे, तो मैं तो पैसे लगाते 10 दफा सोचूंगा। तो आप दोनों का भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैंने उसके काउंटर जो आर्गूमेंट दिया, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी लोकेशन दी है कि हम बेवकूफ हम हैं, हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते, तो हम पे कोई एहसान नहीं किसी ने करना। अगर हम थोड़ा सेंसिबली चलें तो दुनिया हमारी तरफ आने पे मजबूर है। ऐसे ही है, हमारे पास मादियात हैं, इतने वसाइल हैं हमारे पास, क्या नहीं है। राना साहब क्या लगता है पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी का अगर हम 60% बात करें तो ये आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमने उनकी स्किल्स के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। जब पहले मैं ना, ये हमारे एक दोस्त हैं नासिर बशीर साहब, उनकी आज रोज़नामा पाकिस्तान में गज़ल छपी है। मैंने कहा ज़रा मैं आपसे और अपने दोस्तों से शेयर करूं, मलिक साहब को भी शेयर करूं। कहता है इंसाफ भी रहे, यहाँ कुछ जुल्म भी रहे, मुनसिफ के रिस्क की कोई सूरत बनी रहे, दो में पासे खेड़ने। ठीक है, आईने सल्तनत का ये पहला असूल है, बैरून कसर शाह रियाया खड़ी रहे। ठीक है, घर के बाहर भीख मांगने वालों की कतार रहे, आप आटा बांट के कहें कि देखें हमने कितना बड़ा वो कर दिया। ये सोच कर लगाई है हमने बदन को आग, कुछ देर कुएं यार में तो रोशनी रहे। लो जिंदगी को हमने खिलौना बना दिया, जी चाहे जितना मौत का अब खेलती रहे। खूबसूरत। सड़कों पे जहाँ मर्जी खेलें हम हमारा जिंदगियों से हमारी। जंगल से आए खूनी दरिंदों का है हजूम, जंगल से आए खूनी दरिंदों का है हजूम, इस शहर बेअमा में कहाँ आदमी रहे। वाह। इस अहद में हुआ है वो इंसानियत का हाल। मलिक साहब जरा सुनिएगा, इस अहद में इस अहद में हुआ है वो इंसानियत का हाल, जैसे सड़क पे बूढ़ी तवाइफ खड़ी रहे। वाह। आप इस मुल्क के नौजवानों की क्या बात करते हैं यार आप। उनके हाथ में इस वक्त पिस्तौल है, वो सड़कों के ऊपर डकैतियाँ करते हैं, वो चेहरे के ऊपर नकाब लगा के स्ट्रीट क्राइम करते हैं, वो रहजनियाँ करते हैं। आपने उनसे तालीम छीन ली, आपने उनसे फ्यूचर छीन लिया, आपने उनका कोई मुस्तकबिल नहीं छोड़ा, आपने उनमें एक एहसास मायूसी फैलाया कि हमारे ही बच्चे इस मुल्क में पनप सकते हैं, हमारे ही बच्चे जो हैं वो वजीर आज़म भुट्टो, नवाज शरीफ, बिलावल साहब, भुट्टो बेनज़ीर, अब क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मरियम, बिलावल भुट्टो। ठीक है, नस्ल दर नस्ल चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, बढ़े भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, जुनेद आए सियासत में, आसफा बेटी आए, हमारी बेटियों जैसी है, आए, लेकिन व्हाट अबाउट माय सन एंड व्हाट अबाउट माय डॉटर? क्या वो इस पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? राइट। क्या वो मेरे बाप ने इस मुल्क के, इस धरती के लिए जो नकले मकानी की थी वो इसलिए की थी कि मैं, मेरे बच्चे मुस्तकबिल के लिए और दो रोटी के लिए तरसते रहें, और हमारे ऊपर बैठे सरमायादार हमको, किसी भी क्लास के वर्कर को एक कूड़ेदान में फेंके हुए टिश्यू की तरह करके फेंक दे। क्या ये मुल्क, ये रियासत पाकिस्तान, ये आईने पाकिस्तान हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? हमारा कोई मुकाम नहीं है, कोई इज्जत नहीं है इस सोसाइटी में, सबसे इज्जत है तुम्हारी है। तो आपने जो पूछा नौजवानों का, मैं क्या कहूँ, एक पीटना ही है अपने आप को। मैं पीट सकता हूँ, मैं रोज़ पीटता हूँ अपने आप को, रोज़ मातम करता हूँ, रोज़ एक अजियत से गुजरता हूँ, रोज़ एक तकलीफ से गुजरता हूँ, बस यही कर सकता हूँ। और हम रोज़ सेम बातें डिस्कस करते हैं नाज़रीन कि अवाम के मसाइल का कोई पुरसाने हाल नहीं है, महंगाई भी आगे बढ़ती जा रही है। बाग इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आइंदा जो है वो बजट आने वाला है और IMF से पूछकर जो है मज़ीद शराइत इसमें ऐड की जाएंगी, लेकिन महंगाई तो वहीं की वहीं खड़ी। मलिक साहब क्या समझते हैं, आपको हुकूमत ने जो है वो सख्त मौशी पॉलिसीज़ के साथ IMF की शराइत को मद्देनज़र रखते हुए बजट तैयार करने की मनसूबाबंदी की है? क्या लग रहा है बजट में आवाम को भी कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा? पहले तो मैं राणे की वो कम इल्मी पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि वो हमेशा 3 ख़ानदानों का जिक्र करता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का कोई लिफ्ट ही नहीं कराई। अल्लाह ताला ने उनको जितने बेटे दिए थे, एक बेटा था जिसके पास MNA या
असेंबली की अपना नहीं थी नशिस्त, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, ये जो अपना रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें वो भी हो गया। तो जितने उनके बेटे हैं वो भी सारे MNA MP हैं और वो खुद सेनेट में हैं। तो राना यार ये खुदा के वास्ते 3 से तरक्की इसी को कहते हैं, 3 से खानदान तो बड़ा है ना। अब आपका जो असल सवाल है, तो वो सवाल ये है कि आपको पहले तो जो नेगेटिव खबर ये है कि मैं अभी स्टडी कर रहा था कि ये हुकूमत ने तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 10 माह में 60 खरब, अरब नहीं खरब, 60 खरब का रिकॉर्ड कर्जा लिया है 10 माह में। और उसमें जो एक बहुत बड़ा जुल्म है, जो आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से मैं समझाऊं, 6 खरब इन्होंने कैश पाकिस्तानी बैंकों से इंटरनल ले लिया, बाकी एक्सटर्नल है। और जब हुकूमत ही बैंकों से कर्जा ले लेगी तो राने का बेटा, मेरा बेटा कहाँ से कर्जा लेके छोटी इंडस्ट्री लगाएगा? वो कौन सा अपना काम करेगा जब सारे बैंकों से हुकूमत ही अपने सूद पे जाके पैसे ले लेगी? तो महंगाई बढ़ेगी। ये तो आपका जवाब है। 24 इदारे आप नजकारी कर रहे हैं, ये मैं बजट से अभी आने से पहले आपको बता रहा हूँ। ये मैंने कर्जा बता दिए 24। अब IMF आपसे कह रहा है कि आप 18% जो सूद है वो किस पे लगाना है? अद्वियात पे, पेट्रोल पे, बिजली पे, जो आपकी बुनियादी जरूरतें हैं। अद्वियात पे मैं स्टडी कर रहा था, उसमें इतनी बड़ा एक बम चलाने वाली ये हुकूमत ये मान गए हैं कि जो जानलेवा अद्वियात हैं सिर्फ उन पे हम फिक्स प्राइस रखेंगे, यानी कि हुकूमत कंट्रोल करेगी उन अद्वियात को जो जानलेवा है, बाकी वो आज़ाद करने लगे हैं। राना साहब सुन रहे हैं कि आपके जितने भी मेडिकल कंपनीज हैं उनको आज़ादी होगी, जितने की मर्जी महंगाई कर दें। अच्छा। तो आप मतलब ताकतवरों को छोड़ दें, वो रहने वाली बात है, उनका तो तल्लक ही नहीं ना। अब आम आदमी को आप कहाँ पे छोड़ने लगे? मैं अद्वियात से शुरू कर रहा हूँ। 18%, 370 अरब रुपए आपकी बिजली पे इजाफा आप पे आने वाला है। तो IMF से जो आपने सिंपल, मैं हमेशा एक शो में एक ही बात कहता हूँ कि यहाँ तो कोई ना बजट है, IMF का रोल है। आपने उधार लेना है, मुल्क चलाना है, महंगाई करके हमें जूते मार के हमसे पैसे लेने हैं। सिंपल इज दैट। राना साहब क्या लगता है आपको, IMF से जो मंजूरशुदा बजट है इसको आवाम तस्लीम करेगी? अवाम की क्या बेचारे की औकात है, वो तस्लीम करेगी? उनका तो वो वोट चोरी हो गया तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, क्या कर सकते हैं वो? अच्छा, अब तक ना हम जो IMF से कर्जा ले चुके हैं ना, मलक तो जाहिर है इसने मैट्रिक विद साइंस किया था, इसके मैथ में भी बड़े अच्छे नंबर थे। तो मैंने कहा शायद मलक ने IMF पे अच्छी स्टडी की है, तो मैंने कुछ चीज़ें मैंने कहा ज़रा मैं भी रख लूँ। अब तक हम 1,31,159 अरब रुपए डॉलर ले चुके हैं। यानी ये सोचिए कि अगर हम इसे अदा करना शुरू कर दें ना, 10 अरब डॉलर हर महीने अदा करना शुरू कर दें, तो ये कई साल, मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, वो देते रहें, तब भी हम पूरा नहीं कर सकते। अच्छा, सवाल ही कि ये पैसे गए कहाँ? ठीक है, ये 1,31 अरब डॉलर जो हमने IMF से 23 दफा जाके लिए, ये गया कहाँ? कौन खा गया? क्या इसकी कोई बिल्डिंगें बन गई? हमने कोई इस पे कोई मादनियात पे इन्वेस्ट कर दिए? हमने ये कहीं कोई इससे तेल निकलवा दिया? को बड़े कहाँ गए ये 1,31 अरब डॉलर जो हमने लिया? मैं बताता हूं, ये देखें, मुझे अभी प्रोग्राम के दौरान एक मैसेज आया एक साहब का, वो कहते हैं, वसीम साहब का, कहते हैं 323 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं टोटल एक गरीब के, उसे 15,000 रुपए का बिल है। अच्छा, ठीक है ना? ये IMF जो है, मैंने पहले भी कहा था, ये हम जैसे मुल्कों को गुलाम बनाने का बेहतरीन आसान रास्ता है। वो कैसे? IMF ये कभी नहीं आपसे पूछेगा कि ये 1,31 अरब डॉलर कहाँ खर्चे गए थे जो हमसे लिए थे आपने। वो कहेगा पेट्रोल बड़ा महंगा दो, बिजली महंगी कर दो, गैस कर दो। वो कभी नहीं कहेगा कि तुमने जो ये फौज पाली हुई अपने ऊपर, ये पैसे जिनकी तनख्वाहों पे चले जाते हैं, जिनके इल्लल्ले तल्लों पे चले जाते हैं, ठीक है, इनको रोक दो। नहीं कहेगा। उसे पता है कि इनको कहेंगे, इन्होंने तो मुल्कों को गुलाम बनाना है हमारा। आज हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं कि हम अपनी मर्जी से अपना वजीर खजाना नहीं लगा सकते, हम अपनी मर्जी से अपना स्टेट बैंक का वो गवर्नर नहीं लगा सकते। और गुलामी किस चीज का नाम है कि वो अपनी मर्जी से बंदा भेजते हैं कि इसे इस बार वजीर आजम बना दें। हमें बनाना पड़ता है, 2 दफा ऐसा हो चुका है। ठीक है,
तो हम तो गुलाम हो चुके। अब आप जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहे, हम जो है आजाद कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, और फला है, टींग है, करते रहे आप। उन्होंने आपको छोटे छोटे बोनों को करप्शन करवा के अमीर करवाया, आपके इदारों को करप्ट किया, उनके अफसरों को मुंह लगा दिया आपने खून, और उसके बाद अब वो आपके जान लेंगे। अब हम कर जाइए मलिक साहब, क्या समझते हैं आप कि अगर ये वजारत खजाना का क्या रोल है सब में? अगर बजट जो है वो IMF की शराइत से बनना है, इतना ज़रूरी होता है IMF से डिस्कस करके बजट को तैयार करना? और मलिक से बात करेंगे वो। वो देखे ना, मैंने आपको बता दिया कि हमारे यहाँ अल्लाह करे कि कोई ऐसी कोई इंडिपेंडेंस थिंकिंग हो। हम एक आज़ाद मुल्क हैं, एक रिस्पेक्टेबल मुल्क हैं, एटमी ताकत हैं, इतनी बड़ी हमने फौज रखी है, हमारी प्राइड है। तो अब हर वक्त मतलब स्वाय उधार के हमारा काम नहीं। मैंने आपकी ओपनिंग में बताया कि 60 खरब रुपए आपने कर्जा लिया। जब आप कर्जा लेंगे तो फिर आप किस तरह कितने दिनों में लिया मलक ये कर्जा? जाते जाते कम से कम इतना तो इनको करना चाहिए ना कि खाने में चले, एक आम आदमी की जिंदगी के लिए कुछ तो रिलीफ कर दे। वो ये हो सकता है कि आप गंदम है, जो खाने की चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं, बिजली है, कम से कम उसमें सब्सिडी देनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक है, बाकी अजाब तो हमने काटना ही काटना है, कुछ तो पाकिस्तानी को सांस देना। सही। बस 2 जुमले नहीं, उन्होंने रिलीफ का बंदोबस्त किया। उन्होंने कहा कि जो डेथ सर्टिफिकेट है ना वो आपको मुफ्त मिलेगा। देखे ना कितना बड़ा रिलीफ दे दिया कि भाई आप फौत हो, हम आपको मुफ्त सर्टिफिकेट दे देंगे। इस मुल्क में आपको इससे ज्यादा फैसिलिटी मिल सकती है। मरियम साहबा कह रही मैं खुद दरवाजों पे पैनाडोल देने जाऊंगी, दवाइयां देने, ठीक है ना, एयर एम्बुलेंस भी उसमें। और सब बैठ के उसमें भी देखिएगा कि इनके कुत्तों को बुखार होगा तो एयर एम्बुलेंस में उसे घुमा फिरा के ले आएंगे। कि मैं बड़े खुश होके जो ना खुशी के साथ सरशार एयर एम्बुलेंस के इनसे पूछें कि जिस सूबे के अंदर बेड पूरे नहीं है मरीजों के लिए, उसे एयर एम्बुलेंस की करेगी? पाई जोर दी, पाई लून दी कढ़ाई का झूले देगी आपको। सही कह रहा ना, ऐसे ही बस सिस्टम को बनाया हुआ है, हमें बेवकूफ बनाया हुआ है। मीडिया उनके साथ मिला हुआ है, मीडिया की अपनी मजबूरियां, वो सच बोल नहीं सकता, सच बोलने वालों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, उनकी या तो जबान बंद कर देते हैं या उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो वो बिल पास हुआ है कल, नहीं वो नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उन्होंने इतराज लगा के वापस कर देना। आजकल में मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ठीक है, आजकल में वो वापस कर देंगे। और वो इतना भार पीपल्स पार्टी अपने मोटो पे नहीं उठाएगी कि जी उनके खातों में ये गुना लिखा जाए। वो कह रहे हैं जी सानू माफ करो, तुझे आप ही कर लो। उन्होंने गवर्नर ने एतराज लगा के वापस कर देना। बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत मलिक साहब। नाज़रीन, आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को जो है फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।